हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आपको मेरी आवाज आ रही है? सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थोड़ा लैपटॉप में सर इशू है तो मोबाइल से मैंने ज्वाइन किया है वॉइस के लिए। इनकेस अगर वॉइस नहीं आती है या वॉइस कम हो तो मुझे बता देना, ठीक है? यस सर। वॉइस क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, पिछली क्लास में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर जो हमारा था वो स्टार्ट कर दिया था, उसको मैं थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूँ, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था देख लेते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? ये बेसिकली फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करती है। और डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेगी कैसे? इसके अंदर आपके पास dy बाई डी एक्स का टर्म होगा, x का टर्म होगा और y का टर्म होगा, जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो dy बाई डी एक्स, डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसे टर्म्स हो। ऐसी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है? मतलब आपका कोई ना कोई डेरिवेटिव रहेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, तो ऐसी इक्वेशन को आप यस डिफरेंशियल सर। इक्वेशन बोलोगे। क्लियर है? अब जैसे ये लास्ट में जो इक्वेशन है 5x प्लस 4 इक्वल टू 8, ये सिर्फ इक्वेशन है, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए कम से कम कोई ना कोई डेरिवेटिव का टर्म्स उसके अंदर होना चाहिए, तभी आप उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलोगे, अदरवाइज नहीं बोलोगे। ठीक है? इसके अलावा हमको इस चैप्टर में जो पढ़ना है बेसिकली क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है ये हमने बता दिया अभी। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था। सॉल्यूशन कैसे निकालना वो भी हमने थोड़ा बहुत देखा था, कैसे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। और अगर फैमिली ऑफ कर्व गिवन हो तो कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है वो भी हमको देखना है। तो टाइप सब सिर्फ जान लो, ज्यादा डिटेल में नहीं देखना है। दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है आपके पास, जो कि मैंने पिछली क्लास में बताई थी आपको, एक ऑर्डिनरी और एक पार्शियल। पार्शियल के बारे में हमको कुछ भी नहीं जानना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी इंजीनियरिंग में आएगी। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके बारे में हमको पढ़ना है, जिसमें डेरिवेटिव किया गया विथ रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब आपको या तो डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा या डी एक्स बाई डी वाई मिलेगा। मतलब एक के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होगा, एक बार में एक के रेस्पेक्ट में ही होगा, एक से ज्यादा रेस्पेक्ट में नहीं होगा। पार्शियल में क्या होता है, एक से ज्यादा आ जाता है। ये आप हमको अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है? अब नोटेशन ऑलरेडी आपको पता ही है, हमने डिफरेंशिएशन में देखा था कि डिफरेंस इसको वाई डैश से भी डिनोट करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स को डिनोट करने का एक और तरीका क्या है, वाई डैश। अगर डबल डिफरेंशिएशन होगा तो वाई डबल डैश, ट्रिपल होगा तो वाई ट्रिपल डैश एंड सो ऑन। ठीक है? एक तरीका ये होता है डी वाई बाई डी एक्स को शॉर्ट में डिनोट करना। तो आगे हो सकता है कैलकुलेशन में मैं वाई डैश वाई डबल डैश इस तरह से चीजें लिखूं। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके। अगर मान लो बहुत हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हो तो उसमें अपन जैसे डी वाई की पावर एन अपन डी एक्स की पावर एन हो, तो इसको शॉर्ट में वाई एन से भी डिनोट कर सकते हैं। इतना ज्यादा डैश तो लगा नहीं सकता, इसको शॉर्ट में डिनोट करने का तरीका वाई एन। अगर कहीं आपको अगर ये भी देखने को मिलता है वाई वाई एन या वाई वन वाई टू, इसका मतलब क्या, डी वाई बाई डी एक्स ही है ना? क्लियर है? ओके। जैसे यस सर। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई आपकी, है ना? इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई डबल डैश प्लस टू वाई डैश, या फिर एक और तरीका क्या हो जाएगा, वाई थ्री प्लस वाई टू प्लस टू वाई वन। ये दोनों सेम ही चीज है, ये तीनों के तीनों क्या सेम ही चीज है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को नोटेशन करने का तरीका है। क्लियर है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कुछ कुछ बुक्स में, कुछ कुछ कभी कभी टेस्ट पेपर में ऐसा भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए नोटेशन। ऑल आर वन इन द सेम थिंग। अब ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में हमने कल पढ़ा था। ऑर्डर बताओ, ऑर्डर किसको, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, क्या बताया था? हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाँ, उस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर होगा वही आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव जो भी प्रेजेंट होगा वही आपका ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। आपको पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को देखना है, उसमें जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर होगा या फिर हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही आपका ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। जैसे यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा, वन, ये हमने पिछली क्लास में भी देखा था। यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा आपका टू, है ना? इस तरह से आप आगे कर सकते हैं। यह एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में देखे थे। जो सारा तीन एग्जाम्पल आप यहाँ देख पा रहे हो, इन सब में आपको क्या ढूंढना है, जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर होगा वही आपका ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। जैसे यहाँ पे थ्री, यहाँ पे टू, यहाँ पे फोर नहीं होगा, यहाँ पे थ्री होगा, ठीक है? और हमेशा ध्यान रखना, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही होता है। चलो, इसके बाद हमने पढ़ा था डिग्री।
डिग्री के बारे में हमको बताओ, क्या क्या पढ़ा तुमने? व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे देखते हैं? पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर। हाँ वेरी गुड, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर देखना है। बस उसमें कंडीशन हमको ध्यान रखनी है कि वो dy बाय dx में पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए, है ना? इट डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव, मतलब dy बाय dx में पॉलिनोमियल होना चाहिए। क्लियर है? आ रही बात समझ में? यस सर। मतलब आपके पास पॉलिनोमियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जो dy बाय dx है उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए, है ना? पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर, मतलब 1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। कभी भी नेगेटिव फ्रैक्शन ये सब नहीं होनी चाहिए, और एल्जेब्रिक होना चाहिए, मतलब साइन या कॉस या लॉग के अंदर नहीं आना चाहिए। इन बातों का आपको ध्यान रखना। आ रहा है समझ में? Yes, sir. यस सर। तो ये हमको ध्यान रखना है कि भाई अच्छा, डिग्री निकालने का तरीका क्या है? जो भी हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसकी जो पावर होगी वही डिग्री होगी। जो भी हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसकी जो भी पावर होगा वही डिग्री होगी, प्रोवाइडेड इट शुड बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन dy बाय dx। अब जैसे यहाँ पे देखोगे तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? 3, उसकी पावर कितनी है? 1। पावर 1 है तो उसकी ऑर्डर 1 हो जाएगा। अब बाकी केसेस में जैसे अगर मान लो यहाँ पे पावर 1/2 है तो फिर डिग्री डिफाइन नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर उसका दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे और सिंप्लीफाई होगा तब डिफाइन कर सकते हैं, है ना? सिंप्लीफिकेशन भी हम कर सकते हैं। क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सिंप्लीफाई हो रही तो सिंप्लीफाई कर लेना। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हमने देखी थी पिछली क्लास में, और आपको जो मैंने नोट्स भेजे थे उसमें मैंने मॉड्यूल के क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए थे। आपने देखे थे नोट्स कल के? Yes, sir. ठीक है। अच्छा ये बताओ, थर्ड वाला जो है dy बाय dx प्लस dy साइन dy बाय dx इक्वल टू 0, इसका ऑर्डर कितना होगा? थर्ड वाले का ऑर्डर कितना होगा? 0। बोलो। सर 1। 1। ऑर्डर तो 1 ही है ना? One. हाँ, तो फटाफट आंसर तो ऑर्डर कितना है? 1। और डिग्री? Non-defined. नॉट डिफाइन। डिग्री क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइन, क्योंकि साइन के अंदर आ रहा है तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ओके, चलो। तो ये बात है आपको ध्यान रखनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये हो जाएगी डिग्री। फटाफट बताओ तो यहाँ पे डिग्री क्या है? 2। 4. 2। फर्स्ट वाले की डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यस सर। ओके, यहाँ पे डिग्री 4. 4। हाँ, पहले तो हमको ये 1/3 हटाना पड़ेगा, तो दोनों तरफ क्यूबिंग कर देंगे। दोनों तरफ क्यूब करोगे तो पावर 4/3 का क्या हो जाएगा? 4 बन जाएगी, है ना? Yes, sir. यस सर। दोनों तरफ क्यूब कर दोगे अगर आप, तो वो जो फ्रैक्शन पावर है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखो इसका ऑर्डर कितना? हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, और हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है? 4। हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है? 4। तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 4। क्या आपको समझ में आ रहा है अच्छे से? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा फंडामेंटल है बस पता होना चाहिए। अगेन डिग्री भी पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन कभी भी डिग्री नहीं आएगी। डिग्री हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए। ओके, चलो फटाफट बता दो इनकी ऑर्डर एंड डिग्री। अपनी अपनी कॉपी में लिख लो, बस डायरेक्ट आंसर लिख लो, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। हो गया? Yes, sir. Yes, फर्स्ट sir. वाले का ऑर्डर बताओ। फर्स्ट वाले का ऑर्डर 4. 4. 4। 4. डिग्री Non-defined. Non-defined. ओके, चेक कर लेते हैं। देखो फर्स्ट वाले का ऑर्डर 4, डिग्री नॉट डिफाइंड। वेरी गुड। सेकंड वाले का ऑर्डर 2. 2, और डिग्री? 1. डिग्री डिफाइंड है कि नॉट डिफाइंड है कि 1 है? 1. 1। देखो साइन वाई से फर्क नहीं पड़ता, है ना? साइन वाई आ सकता है आपका, साइन के अंदर वाई डैश नहीं आना चाहिए। साइन वाई तो चल देगा ना, है ना? Yes, बोलो। sir. Yes, sir. Yes. सेकंड वाले का बताओ ऑर्डर 2. 2. 2, डिग्री Non-defined. नॉट डिफाइंड। वेरी गुड। थर्ड वाले का ऑर्डर 2. 2. 2। डिग्री 2. 2. 2।
वेरी गुड, आई थिंक अब क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो इसका भी बता दो जल्दी से, ऑर्डर एंड डिग्री। Order 3, ओके, degree 5. डिग्री 5 है। Yes, sir. 1. सर वो डिग्री समझ 1 लो, आएगी। 1 आएगी। वो आई थिंक पावर 1/5 है। ठीक है, वो रूट के अंदर 5 लिखा हुआ है। आप सोच के बताओ। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 9 की पावर 1/5 है। अब बताओ क्या होगा ऑर्डर डिग्री, जल्दी से। Order 3, degree 5. ठीक है, चलो देखते हैं। देखो ये था। अब बताओ क्या करेंगे फ्रैक्शनल को हटाने के लिए। दोनों तरफ से फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड। हाँ, क्या करें, पावर क्या चढ़ाए दोनों तरफ। सर स्क्वायर कर दें। ठीक है, अगर स्क्वायर करोगे तो 1/2 हट जाएगा, पर इधर 2/5 बचेगा। फिर 5 power. वापस 5 पावर भी चढ़ानी पड़ेगी। तो बेसिकली पावर 10 ही चढ़ा दो दोनों को हटाने के लिए, हाँ है ना। Yes, sir. पहले आपने बोला Yes. पहले पावर 2 चढ़ाएंगे फिर पावर 5 चढ़ाएंगे, तो बेसिकली पावर 10 ही तो चढ़ानी है। तो अब पावर 10 चढ़ा दो कि दोनों तरफ से फ्रैक्शन पार्ट हट जाएगी। तो ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 3 और डिग्री कितनी हो जाएगी 5। क्लियर है। Yes, sir. यस क्या सर। सबको समझ में आ रहा है। ओके, यस सर। ठीक, वेरी गुड। आज पेंटेप वर्क नहीं कर रहा था तो पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत लग गई। क्लियर है सबको। अब अगला Yes, sir. कॉन्सेप्ट हमारा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालना। अब देखो ये भी मैंने पिछली क्लास में आपको आइडिया दिया था। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या डिनोट करती है, फैमिली ऑफ कर्व। अगर आपको फैमिली ऑफ कर्व देंगे तो उससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। और एक कॉन्सेप्ट और सिखाया था मैंने कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट विल बी इक्वल टू द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। याद है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे विल बी इक्वल टू द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे अपन ने क्वेश्चन भी किया था, जैसे मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी गिवन है dy बाई डी, सॉरी नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई फैमिली ऑफ कर्व ऐसे गिवन है y 3y इक्वल टू c1 प्लस 2c2 इंटू एक्स प्लस c5 e रेज टू पावर c4 प्लस एक्स। बताओ इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? बताओ सोच समझ के। Sir, 2. टू है क्या। पक्का 2 है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं, बोलो। Yes, sir. एक इसको सिंगल कांस्टेंट सी बोल दिया, सी एक्स प्लस यहाँ पे भी देखो c5 दिया हुआ है, पावर ऐड हो रही है तो प्रोडक्ट में लिख सकते हैं e की पावर c4 इंटू ई की पावर x। Yes, ये sir. जगह सी एक्स प्लस, अच्छा ये दोनों भी एक कांस्टेंट ही है, ये दोनों भी कांस्टेंट कंबाइन होकर नया कांस्टेंट d बना देंगे। तो 3y इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। तो आपके पास नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने, 2, सी और डी, 2 ही है ना। तो जितने Yes, sir. आपके कांस्टेंट होगा उतना ही आपका क्या होगा ऑर्डर। तो आप है ना ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर
ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2, उस डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनेगी, इस कर्व की जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, उसका ऑर्डर क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। ऑर्डर 2 आना चाहिए मतलब इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने में मैं 2 बार डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। और मैंने एक बात और बताई थी कि फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का तरीका क्या है? जितना उसका ऑर्डर है उतनी बार आप उसको डिफरेंशिएट करो, सिंप्लीफाई करो इस तरह से ताकि सारे आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाए, सारे आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाए। याद आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, देखो सॉल्यूशन, देखो एक होता है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आपने पहले पढ़ा था बचपन में। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि एक्स की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे, मतलब रखने पे एलएचएस आरएचएस इक्वल आ जाए, है ना, तो वो क्या होता है? उसका सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब अगर जैसे मान लो ये फंक्शन है dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू में ऐसी क्या रखूं यहाँ पे ताकि इसको सेटिस्फाई करे, है ना, वो उसको क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? ऐसा इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। जैसे dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू ई की पावर एक्स रख दे, तो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, हाँ है ना। तो y इक्वल टू ई की पावर एक्स इसका क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। जैसे हम नॉर्मल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते थे वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन के अलग अलग तरह के सॉल्यूशन होते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे। अब ये एनसीईआरटी में आपकी एक एक्सरसाइज भी है, इसलिए मैं हल्का सा हिंट दे रहा हूँ कि वेरीफाई दैट द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो वेरीफाई करना है तो इसमें रख के देख लोगे। इसमें रखने के बाद अगर एलएचएस आरएचएस बराबर आ रहे हैं मतलब वो फंक्शन उसका सॉल्यूशन होगा, हाँ है ना। यस तो यहाँ पे सर। आपको क्रॉस वेरीफाई करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो y डबल डैश माइनस वाई की वैल्यू निकाल के देख लो। देखो y इसमें रख के देख लेते हैं। अगर आप निकाल के देखोगे तो y की वैल्यू ये है, ठीक है, तो y की वैल्यू ये है, तो y डैश कितना होगा? e की पावर x आएगा। y डबल Yes. डैश भी क्या होगा? e की पावर x आएगा। E की दोनों power का x. डिफरेंस लेंगे तो 0 ही तो आएगा। मतलब ये गिवन कर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये इसका सॉल्यूशन होगा। सेम अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, dy बाई डी एक्स करके देखो और देखो ये वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही। सेम वैल्यू आ रही, मतलब ये इसको क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, ये बहुत आसान है, एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे गिवन है, आप उससे ट्राई कर लेना। मेन हमको जो समझना है वो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। वो हल्का सा मैंने हिंट दे दिया ताकि आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो जाए। अब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब फैमिली ऑफ कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाना वो हमको समझना है। इसके लिए मैंने लास्ट क्लास में बहुत सारे एग्जांपल लिए थे। एक एग्जांपल ले लो, मान लो y इक्वल टू एम एक्स। अब y इक्वल टू एम एक्स क्या डिनोट करता है? फैमिली ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। y इक्वल टू एम एक्स का मतलब क्या है? फैमिली ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, अलग अलग स्ट्रेट लाइन का स्लोप अलग अलग होगा। तो यहाँ पे जो m है वो आपका क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट। एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है तो एक बार ही डिफरेंशिएट कर सकते हो, और डिफरेंशिएट करने के बाद कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाना चाहिए। तो क्या करना पड़ता है आपको? डिफरेंशिएट एंड एलिमिनेट द आर्बिट्री कांस्टेंट। डिफरेंशिएट करो, आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करो, और जो भी रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी? डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे यहाँ पे इसको सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा? m। अब m को एलिमिनेट करना था दोनों इक्वेशन से, तो सेकेंड इक्वेशन से m की वैल्यू रख के सब फर्स्ट में रख देंगे। तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स, और इसको लिखने का तरीका dy बाई डी एक्स इक्वल टू y बाई एक्स। ये आपकी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। तो इस फैमिली ऑफ कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आती। आप चाहो तो क्रॉस चेक करके रख भी देख भी सकते हो। इसमें रखोगे इस कर्व को तो सेटिस्फाई करेगा। तो ये तरीका होता है डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने का, कर्व से कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। बस प्रॉपरली आप ये देख लेना कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, उतनी बार आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब देखो एक चीज और समझने लायक है कि दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। एक होता है जनरल सॉल्यूशन और एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, वो बोलेंगे इसका सॉल्यूशन निकालो,
है ना। मतलब फैमिली ऑफ कर्व अगर आपको निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, फैमिली ऑफ कर्व पता करना है, तो दो तरह के सॉल्यूशन, जनरल, जनरल मतलब जिसमें कांस्टेंट के टर्म में होगा, प्लस सी प्लस डी, कुछ ना कुछ कांस्टेंट आ रहा होगा, और पर्टिकुलर मतलब जहां पे उस कांस्टेंट की वैल्यू हम निकाल के रख देंगे वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल समझाता हूँ, y इक्वल टू ए की पावर एक्स है ना। यहाँ पे a क्या है आपका, आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है। तो ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, उसका जनरल सॉल्यूशन क्या आया, ए ई की पावर एक्स। तो ये जनरल सॉल्यूशन है जहाँ पे a के टर्म्स में आ रहा है। और वहीं पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अगर a की आप कोई ना कोई वैल्यू रख दो, a की वैल्यू मान लो 6 रख दी या 10 रख दी, तो ये क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। उस a को आपने कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू दे दी। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन थी मेरे पास, dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या निकाला मैंने, इसके तो अलग अलग सॉल्यूशन आ सकते हैं, 2 ई की पावर एक्स, 3 ई की पावर एक्स, 5 ई की पावर एक्स। तो जनरल में क्या लिखूंगा, ए ई की पावर एक्स है ना, ये जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। बोलो, समझ में आ रहा है आपको, Yes, sir. है ना। Yes, ये sir. इसका क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। और ए की मैंने कोई पर्टिकुलर वैल्यू रख दी तो वो उसका हो जाएगा स्पेसिफिक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, ये थोड़ा डिटेल में यहाँ समझा दिया। ओके, ठीक है, यहाँ पे इसको आप ट्राई कर लेना बाद में। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, जैसे अभी मैंने ये बताया था y इक्वल टू एम एक्स को कैसे करना है आपको। ठीक है। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट देखो, अगर n आर्बिट्री कांस्टेंट है तो n टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे, एलिमिनेट ऑल आर्बिट्री कांस्टेंट एंड द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड। ये मैंने आपको बताया था। जो भी आपको कर गिवन हो उसमें सबसे पहले चेक करो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी बार आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है। और उतनी बार डिफरेंशिएशन करने के बाद सारे आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाना चाहिए, और फाइनली आपके पास जो इक्वेशन आएगी, ठीक है, वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है। ओके, जैसे यहाँ पे है एक फैमिली ऑफ कर्व गिवन है आपको, y इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी। तो सबसे पहले बताओ नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, 2 दो। तो दो बार डिफरेंशिएशन कर सकते हो, और दो बार डिफरेंशिएट करके इस तरह से डिफरेंशिएट करो ताकि फाइनल आंसर में ए और बी नहीं आना चाहिए। ये कराया था पिछले क्लास में क्वेश्चन, Yes, sir. है ना। Yes, sir. तो देखो एक बार डिफरेंशिएट करोगे, ये आपको गिवन इक्वेशन है पहली। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने बताए आपने, दो बताए, तो दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो पहली बार किया तो क्या आया, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी। दूसरी बार फिर किया, फिर आया माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी। साइन कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, साइन का डिफरेंशिएशन वापस कॉस। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब इन तीनों को ध्यान से देखो। अब देखो ए कॉस एक्स प्लस बी की वैल्यू y के बराबर है, तो यहाँ पे ए कॉस एक्स प्लस बी की वैल्यू की जगह y रख देंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 और 3 से ही एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू जीरो। तो आपकी ये इस जो ये जो गिवन था फैमिली ऑफ कर्व, इसकी ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। आप क्रॉस चेक करके देख भी सकते हैं, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। बस यही आपको ध्यान रखना है कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। चलो फटाफट एक बार ट्राई कर लो। पहले चेक करना कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है प्रॉपरली, और जितने हैं उतनी बार डिफरेंशिएशन करना अलाउड है। और डिफरेंशिएशन करने के बाद आपके पास फाइनल डीवाई बाई डी एक्स में रिलेशन डेवलप करना जिसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। कर लो ट्राई दोनों क्वेश्चन।
ठीक है, हो गया अटेम्प्ट? ये कर रहे हो? सर कर रहे हैं अभी। ठीक है, करो, हो जाए बता देना, करो अच्छे से ट्राई। नहीं हो रहा है? सर हो गया। चलो देखो। सर हो गया। ठीक है, अब सीखो ध्यान से, कहीं गलती हुई तो क्रॉस चेक करना। सबसे पहले हमको ये पता करना है भाई कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा और ए अंदर वापस जाएगा, तो भी आपके पास नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 2 है। सही है? यस सर। यहाँ पे 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो 2 बार डिफरेंशिएशन कर सकते हो। जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 2y dy/dx इक्वल टू, ये जब a अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ए बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, और माइनस ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, इक्वेशन नंबर 2। आप एक बार और डिफरेंशिएशन कर सकते हो, लेकिन ये ए एलिमिनेट होना चाहिए। तो मैंने आपको कल सिखाया था, अगर ए को उड़ाना है तो इसको पहले अकेला बना दो, अकेला बना देंगे तो उड़ जाएगा अगली बार में। तो पहले क्या करते हैं, इस एक्स को उधर भेज दो, अगर ये एक्स उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, y/x, इसको y डैश लिख देते हैं, इक्वल टू -a। समझ में आ रहा है? इस x को उधर जाके डिवाइड कर दिया, a को अकेला बना दिया। अब एक बार और डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, तो पहली बार डिफरेंशिएट किया था, एक बार और डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। जैसे डिफरेंशिएट करूंगा, ये जो a था जो मुझे दिक्कत दे रहा था, ये अपने आप 0 हो जाएगा। अच्छा, इधर का डिफरेंशिएशन करने के लिए यूवी रूल लगा देंगे, यू डैश मतलब ये यू डैश इंटू वी मतलब वाई डैश लिख दो, y1 लिखो या y डैश लिखो, बात एक ही। dy/dx को मैंने क्या लिख दिया था, यहाँ पे y डैश लिख दिया, तो यू डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू इक्वल टू 0। आप चाहो तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन देखो यहाँ पे कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट अब नहीं आ रहा है। क्लियर है? यस बताओ सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। सर। अगले वाले में देखो, y इक्वल टू a e की पावर 2x प्लस b x इंटू e की पावर 2x। यहाँ पे भी नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, 2 है, a है और b है, तो दोनों मर्ज भी नहीं हो सकते, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करना यहाँ पे भी अलाउड है। तो एक बार करोगे y डैश तो क्या आ जाएगा, a e की पावर 2x इंटू 2, दूसरी बार करोगे तो 2, अच्छा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, x इंटू e की पावर x है तो क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल, u डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू, बी ऐसा कैसा, ये बी ऐसा कैसा, और x e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन कर दिया प्रोडक्ट रूल पे। क्लियर हुआ यहाँ तक?
बोलो। Yes, sir. अब एक बार और डिफरेंशिएशन अलाउड है, पर Yes, ये ए sir. और बी एलिमिनेट होना चाहिए, तो कैसे एलिमिनेट करें? ये अभी मैंने पहली बार ही किया है। सबसे पहले ए ई की पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 ई की पावर 2x, और फिर x ई की पावर x का डिफरेंशिएशन करने के लिए क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल लगाया। क्लियर है? क्या लगाया? प्रोडक्ट रूल, यू डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू। अब कैसे एलिमिनेट करेंगे ए और बी को? एक बार ही बस कर सकते हो डिफरेंशिएट। कुछ आइडिया लग रहा है? चलो थोड़ा सोचते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? और देखो ध्यान से, देखो y डैश इक्वल टू, इसको और इसको मैं कंबाइन कर लेता हूँ क्योंकि ये y जैसा दिख रहा है। 2a ई की पावर 2x प्लस 2b x ई की पावर 2x, और ये b ई की पावर 2x को अलग रख लिया। अब इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो y के बराबर ही आएगा, है ना? बोलो। देखो ध्यान से, यहां से आप 2 कॉमन ले लोगे तो ये y के बराबर ही तो आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. अब अकेला Yes, ये sir. b बचा है, इसको उड़ाने का एक ही तरीका है, इसको अकेला बना दो। इसको अकेला बनाने के लिए सबसे पहले e की पावर 2x से डिवाइड कर देते हैं। तो e की पावर 2x से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर माइनस 2x इंटू वाई डैश, वाइज ऑफ e की पावर माइनस 2x इंटू वाई प्लस बी। बी अकेला बन गया, अब डिफरेंशिएट मार देते हैं। 2 बार तो वैसे भी करना अलाउड था। अब डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे वापस लगेगा प्रोडक्ट रूल, u डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू। आरएचएस में भी डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। वी फर्स्ट यू डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, e की पावर माइनस 2x आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना? सब जगह से e की पावर माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, माइनस 2y डैश प्लस y डबल डैश इक्वल टू माइनस 4y प्लस 2y डैश। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. तो थोड़ा सा दिमाग Yes, लगाना sir. पड़ेगा आपको, ये कैसे, थोड़ा Yes, मैनिपुलेशंस sir. देखना पड़ेगा। ओरिजिनल y की वैल्यू क्या है, उसको वापस y मैंने रख दिया, b को अकेला बनाया, डिफरेंशिएट करके उसको उड़ा दिया। ये प्रैक्टिस से ही होगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको आइडिया लगता जाएगा कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। बस यही है कि फाइनल आंसर में ए बी कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट आपका नहीं आना चाहिए। ठीक है, एक बार और तो देख लेना। अब कभी कभी लैंग्वेज के फॉर्म में दे देंगे और बोलेंगे बनाओ differential equation of the family of parabola having vertex at origin and axis along the positive y axis। तो सबसे पहले आपको इस फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो क्या होगी, कोई बताएगा? ऐसे Y square equals to 4x. अच्छा, एक्सिस y एक्सिस के अलॉन्ग है, सोचो वापिस से। So x square equal to 4ay. एक्सिस किधर है, पॉजिटिव y की तरफ, और वर्टेक्स ओरिजिन पे। तो ऐसे और भी पैराबोला बन सकते हैं। तो सब में बस अंतर क्या आएगा, सबकी a की वैल्यू अलग अलग आएगी बस, हाँ है ना? क्लियर है? इन सबकी जनरल इक्वेशन तो एक जैसी दिखेगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यहाँ पे आपका क्या है, a इज द आर्बिट्री कांस्टेंट। अलग अलग a के होने से अलग अलग पैराबोला मिलेगा। a इज द आर्बिट्री कांस्टेंट। अब a को एलिमिनेट करना है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो एक बार ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हाँ है ना? Yes, sir. यहाँ पे भी चाहो तो x इसको
ए को अकेला बना के डिफरेंशिएट मार दो, एक ही बार में एलिमिनेट हो जाएगा। या फिर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2y y डैश इक्वल टू 4a। ये 4a की वैल्यू उठा के ऊपर वाली इक्वेशन में रख दो, तो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगी, y स्क्वायर इक्वल टू 4a की जगह क्या आ जाएगा, 2y y डैश इंटू एक्स। एक y से एक y कैंसिल, तो y इक्वल टू 2y डैश इंटू एक्स और y डैश इक्वल टू y बाई 2x। क्लियर हो गया। और y डैश को dy बाई dx लिखना, तो dy बाई dx लिखो। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई फैमिली ऑफ पैराबोला की, जिसकी वर्टेक्स ओरिजिन पे और पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्लियर हुआ। चेक कर लो कैलकुलेशन, यहाँ से 4a की वैल्यू उठा के मैंने यहाँ रख दी था कि ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं सॉल्व करने के, अलग अलग फोकस होगी, तो मतलब ए आपका अलग अलग होगा। इसी तरह से ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन। और वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच करने वाले, तो ऐसे बहुत सारे सर्कल होंगे। अब उन सारे सर्कल का सेंटर हमेशा एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा। देखो ध्यान से, जितने भी सर्कल वाई एक्सिस पे ओरिजिन पे टच करेंगे, अगर वाई को ओरिजिन पे टच कर रहा तो सेंटर हमेशा एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा। तो जनरल सेंटर क्या मान सकते हैं, a,0, और ये a आपका रेडियस के बराबर भी होगा r,0, है ना, रेडियस के बराबर ही होगा ये a भी। तो यहाँ पे भी एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट, यहाँ पे जनरली गलती क्या कर देते बच्चे, दो आर्बिट्री कांस्टेंट मान लेते हैं, r और सेंटर को, लेकिन जो रेडियस होगा वही सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, अगर सर्कल वाई एक्सिस को टच करता है ओरिजिन पे, तो जो रेडियस होगा वही आपका सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ पे एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब इस a को आपको एलिमिनेट करना है और एक बार ही डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो सबसे पहले मान लो इसको सिंप्लीफाई कर लिया आपने, ओपन करोगे तो ये आ गया। अब एक ही बार में डिफरेंशिएट कर दोगे तो 2a आ जाएगा, 2a की वैल्यू उठा के वापस रख देंगे, तो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन आ जाएगी। जो हमने पहले किया था ना वही सेम काम है, बस ढंग से इक्वेशन लिखो प्रॉपरली, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट देखो, उतनी बार डिफरेंशिएट करो और आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करो, तो जो भी रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी वही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो यही हो रहा है सारे क्वेश्चन में अभी तक। तो ये एक पार्ट था इस चैप्टर का। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने क्या पढ़ा, डिफरेंशियल इक्वेशन देखा, ऑर्डर देखा, डिग्री देखा, दो तरह के सॉल्यूशन पर्टिकुलर एंड जनरल, और कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है वो हमने देखा, और ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। तो यहाँ तक अपन ने ये वाला कॉन्सेप्ट कवर किया। अब जो अगला इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके जेई के सब ज्यादातर क्वेश्चन मतलब अब चालू हो रहा है, वो मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये ही हमको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे समझना, 70-80% चांसेस है कि क्वेश्चन यहीं से आएंगे, मतलब मेथड ऑफ सॉल्विंग से। एक तो वेरिएबल सेपरेबल, अलग अलग मेथड देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे देंगे, पूछेंगे बताओ इसके ये कौन सी फैमिली ऑफ कर्व से लाई करता है। तो अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अलग अलग मेथड होता है सॉल्व करने का, हर डिफरेंशियल का एक ही मेथड नहीं हो सकता। हाँ, फैमिली ऑफ कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना तो बहुत आसान है, डिफरेंशिएट करो हो जाएगा। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन से फैमिली ऑफ कर्व पता करना तो इंटीग्रेशन का प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इंटीग्रेट भी हर जगह नहीं कर पाएंगे। अलग अलग वेराइटी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अलग अलग मेथड होता है। तो टॉपिक क्या है, मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के क्या क्या मेथड होते हैं। तो मेथड क्या, अगर मैं आपको नाम बताऊं तो एक होता है वेरिएबल सेपरेबल, एक होता है होमोजीनियस का, एक होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है वेरिएबल सेपरेबल। तो नाम से क्लियर है कि वेरिएबल को सेपरेट करना है। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें वेरिएबल अगर सेपरेट हो सकते हो तो उस मेथड को हम बोलते हैं डिफरेंशियल वेरिएबल सेपरेबल मेथड। मतलब आपको क्या करना है, dx का टर्म पूरा अलग कर देना है, dx के साथ सारी x की टर्म्स आएगी, dy के साथ सारी y की टर्म आएगी। एक बार दोनों के वेरिएबल सेपरेट हो गए, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना, आपके पास कर्व की इक्वेशन आ जाएगी। तो वेरिएबल सेपरेबल तो बहुत आसान है, आपको कर्व को देख के डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के पहचानना पड़ेगा। क्या पहचानना पड़ेगा कि क्या उस डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल को सेपरेट किया जा सकता है। अगर उस डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल को सेपरेट किया जा सकता है
तो दोनों वेरिएबल को सेपरेट करो और फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। क्लियर है? बोलो। जैसे यहाँ पे देखो, अच्छा आपके सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। यहाँ पे देखो, क्या वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं? dy पूरा अलग, dx की टर्म्स पूरी अलग, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. y पूरा अलग चला जाएगा, x पूरा अलग चला जाएगा, तो यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट आसानी से किया जा सकता है, तो ये वेरिएबल सेपरेबल है। सेकेंड तो खैर अपन को पढ़ना नहीं है, अपन को फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ही देखना है। तो यहाँ पे जैसे दोनों वेरिएबल को आप सेपरेट कर लोगे, dx के साथ x वाली टर्म, dy के साथ y वाली टर्म, जैसे वेरिएबल सेपरेट किए अब फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना। ठीक है? यहाँ पे भी देखो, Yes, ये sir. भी आपका एक वेरिएबल सेपरेबल है, y वाली टर्म्स पूरी अलग हो जाएगी कांस्टेंट के साथ, और x वाली टर्म पूरी अलग हो जाएगी। x के साथ कुछ नहीं रहेगा, 1, x के साथ कुछ नहीं रहेगा, क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये सारी, ये जो एग्जांपल है सब क्या है? वेरिएबल सेपरेबल के एग्जांपल। ठीक है? अच्छा ये वाला ध्यान से देखो, क्या ये वेरिएबल सेपरेबल हो पाएगा? चेक करो। Yes, sir. हो जाएगा? आप इस, Yes, sir. होगा. है ना, ये dx वाली या dy वाली टर्म को उधर भेज देना, फिर y वाली टर्म को एक तरफ, x वाली टर्म को एक तरफ कर सकते हो। पहले एक मान लो dy वाली टर्म को उधर भेजा, प्लस उधर जाके माइनस हो गई। अब जो जो भी x वाली टर्म है वो x dx के साथ हो जाएगी, y वाली टर्म dy के साथ हो जाएगी। तो x वाली टर्म को अलग कर दिया, y वाली टर्म्स को सबको अलग कर दिया, देखो वेरिएबल सेपरेबल हो। इसको सॉल्व करना, अब इसके बाद करना क्या रहेगा? इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इंटीग्रेट करके, हाँ है ना, Integration. इन दोनों को इंटीग्रेट करके। तो देखो ये सारे एग्जांपल है आपके वेरिएबल सेपरेबल के, जहां पे भी आप वेरिएबल को सेपरेट कर पाओ, dx के साथ सारी x की टर्म, dy के साथ सारी y की टर्म, तो ऐसे मेथड को हम वेरिएबल सेपरेबल बोलते हैं। ध्यान ये रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि dx के साथ कोई y आ रहा है या dy के साथ x आ रहा है, वो नहीं चलेगा, कंप्लीट सेपरेट होना। इसमें किसी को डाउट हो, कोई बात समझ में नहीं तो जल्दी पूछो। एनीवन? किसी को कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ लो। क्लियर है? Yes, sir. जैसे यहाँ पे भी देखो एक और एग्जांपल, e की पावर x प्लस वाई, इसको अलग अलग कर लोगे और फिर वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे, तो ये भी वेरिएबल सेपरेबल हो गया। ये भी क्या हो गया? वेरिएबल सेपरेबल। x dy के साथ सारी ये y की टर्म है, dx के साथ सारी x की टर्म है, तो ये भी क्या है? वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है? ओके, तो आपको यही करना था। अब वेरिएबल सेपरेट करो और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है? इंटीग्रेट ही करना है आपको। फिर दो तरह के सॉल्यूशन आ जाएंगे, एक जनरल सॉल्यूशन आएगा, जैसे इंटीग्रेट करने के बाद आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाओ, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कांस्टेंट की अगर वैल्यू आ जाएगी तो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाए। जैसे यहाँ पे मान लो एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू -7x। अब इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? पहले x को सेपरेट कर लेते हैं, वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, dy अलग x अलग। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो y 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? y 7x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 7x स्क्वायर बाई 2। और इंटीग्रेट करने के बाद हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते c1 c2। अब ये c1 c2 को कंबाइन करके एक सिंगल कांस्टेंट आप लिख सकते हो। तो आपके पास देखो फाइनली जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको आपने सॉल्व करा और आपके पास ये फैमिली ऑफ कर्व आ गई। अब यहाँ पे प्लस सी है, सी की अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग फैमिली मिलेगी, तो ये सी के प्लस सी के साथ जो सॉल्यूशन है इसको क्या बोलेंगे? जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? जनरल सॉल्यूशन। अब कभी कभी क्या होगा, आपको कोई ना कोई कंडीशन दे देंगे कि जो मेरी फैमिली ऑफ कर्व है वो x इक्वल टू 1,2 से पास हो रही है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताओ। तो 1,2 से अगर पास हो रही है तो वो पर्टिकुलर कर्व आपको निकालना है, इसमें 1,2 सेटिस्फाई करके c की वैल्यू पता कर लेंगे, है ना? अगर Yes, आपको sir. पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा तो बोला मान लो कि x इक्वल टू 0 पे y 3 है, मान लो ये गिवन है, तो x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 3 रख दो, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। c कितना आ जाएगा? 3। तो उस केस में फिर आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये जो ग्रीन में है ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है और ऑरेंज वाला क्या हो गया? जनरल सॉल्यूशन। इन दोनों में अंतर पता होना चाहिए। जनरल मतलब प्लस सी के टर्म्स में, सी के अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग कर्व मिलेंगे, और पर्टिकुलर मतलब कोई एक उन सारे फैमिली ऑफ कर्व में से कोई एक पर्टिकुलर कर्व सी की फिक्स वैल्यू पे। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. बाकी लोगों को Yes, समझ sir. में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ये एक ये आपको अभी मैंने दिया भी था, इसको सॉल्व करो आप लोग।
पहले देखो वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं क्या, वेरिएबल सेपरेट कर लो, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो और फाइनल इक्वेशन निकालो, जनरल सॉल्यूशन निकालना तो प्लस सी के टर्म्स में निकालना। एवरीवन प्लीज ट्राई, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इसको सॉल्व करो। हो गया सॉल्व? Yes, sir. Yes, sir. देखो आपने वेरिएबल सेपरेट कर दिए होंगे, डीएक्स का पूरा, डीएक्स के साथ सारी एक्स की टर्म, डीवाई के साथ सारी वाई की टर्म। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, आसान है, बताओ क्या करो, कौन सा तरीका होगा इंटीग्रेशन का? tan x को t पुट Next करेंगे। put in मैंने on कि- अब देखो मैंने आपको कहा था ना स्टार्टिंग में कि इंडेफिनेट के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लेना, यहाँ पे भी यूज होगा। बिना इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के फिर ये चैप्टर में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा। तो 10x को t पुट अप करोगे और दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास काम हो जाएगा। 1/t का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log t आया ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा log 10x माइनस log 10y इक्वल टू log c। फिर आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, log a माइनस log b की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, दोनों तरफ से log log हटा दिया तो 10x इंटू 10y इक्वल टू 3। कभी कभी ऑप्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी देंगे। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, देखो कांस्टेंट को भी log c लिख लिया। कांस्टेंट को आप कैसे भी लिख सकते हो, कांस्टेंट ही है ना अल्टीमेटली, तो कांस्टेंट को भी log c के टर्म्स में लिख लिया। फिर log a माइनस log b की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, दोनों तरफ से log के अंदर वाले टर्म को कंपेयर कर लिया, तो आपका फाइनल सॉल्यूशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या है, 10x इंटू 10y इक्वल टू सी। तो आपका ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन है। समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन का केस सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है और एक कंडीशन गिवन है कि x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 1 है। तो इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करो इसको। ये कॉस कैसे हटेगा, डीवाई बाई डी से कॉस कैसे हटाएंगे? सो cos इनवर्स a करके। हाँ, कॉस उधर जाके कॉस इनवर्स हो जाएगा, है ना? सबसे पहले डीवाई बाई डी को अकेला बनाना पड़ेगा आपको, है ना? अब सोचो, कॉस या फिर दोनों तरफ कॉस इनवर्स ले लो, या फिर कॉस उधर जाके क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ए। ये कांस्टेंट एक तरह का है ना। अब डीवाई को अलग यस करो, सर। डीएक्स को अलग करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, सॉल्व करो।
अच्छा हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, आज मैथ के डाउट डिस्कशन ग्रुप में मैंने शीट शेयर करी थी, आप लोगों ने देखी थी किसी ने? यस सर। यस सर। ठीक है, उसके बारे में मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी है, मुझे याद दिला देना इस क्वेश्चन के बाद अपन ओपन में। देखो वेरिएबल सेपरेबल कर लो, dy अलग हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, तो इसको किसी के साथ भी रख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वेरिएबल अलग अलग कर लिए, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस सी। अब आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला था, तो जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर दोगे, x इक्वल टू 0 पे y 1 है, तो इसमें रख देते हैं, तो 1 इक्वल टू 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, आया ना? यस सर। तो देयरफॉर आपके पास फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू 1 रख दोगे, तो आपके पास आ जाएगा y इक्वल टू एक्स इंटू कॉस इनवर्स ए प्लस 1, ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। ओके। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं भी बोलूंगा, उनको आप अपनी अपनी कॉपी में लिख लो, उस शीट से रिलेटेड। एक सेकेंड, इसको ओपन करता हूँ। आपके ग्रुप में भी मैं उसको शेयर कर दूंगा, इनकेस किसी ने नहीं देखी हो तो। देखो, ये आपके लिए मैंने प्लान बनाया है, अगर आपको फॉलो करना है, अगर आपने कुछ खुद से कोई प्लान नहीं बनाया है और आपको अगर ये प्लान सही लगता है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। इसके हिसाब से अपन क्लास में डाउट डिस्कशन भी करेंगे। देखो, तो मैं कुछ चीजें जो बोलूंगा इंपॉर्टेंट है वो सुनते जाना। ये 35 डेज का प्लान है, इस पूरे 35 डेज में आपकी पूरी 12th कवर हो जाएगी। आप देखोगे 27 अक्टूबर से ये चालू हो रहा है, एक सेकेंड, दिख रहा है सबको? यस सर। 27 अक्टूबर मंडे से मैंने स्टार्ट किया है इसको, और लास्ट से 30 नवंबर तक, लगभग 35 दिन है, और इस 35 दिन में 12th के सारे चैप्टर कवर कर लिए। 12th को अभी कवर करने का दो बहुत सारे कारण है। ओके सर। माइक ऑफ करना। 12th को कवर करने के 2-3 कारण है कि बहुत सारे बच्चों को अभी क्या रहता है कि आपकी स्कूल में आगे जाके प्री बोर्ड भी आएंगे, तो बहुत सारे बच्चे इस फेज में आके कहीं ना कहीं पैनिक हो जाते हैं कि सर स्कूल में प्री बोर्ड भी है, स्कूल वाले प्रेशर भी कर रहे हैं, और वगैरह वगैरह। और दूसरी चीज, 12th आपके अभी करंट ऑन गोइंग है, आपने क्लासेस भी अटेंड करी है, आपने टेस्ट भी दिए हैं, और थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है, तो आपका ये यही टारगेट सबसे पहला होना चाहिए कि 12th के जितने भी ये चैप्टर हैं, जैसे रिलेशन में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, फिर फंक्शन, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एओडी, इनडेफिनेट, डेफिनेट, एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर 3D, प्रोबेबिलिटी, ये सारे टॉपिक आपके बहुत अच्छे से होने चाहिए। एटलीस्ट आपका सबसे प्राइम टारगेट यही होना चाहिए कि इन 12 के सारे चैप्टर के इजी लेवल के सारे पीवाईक्यू, अगर कोई मुझसे पूछता है या मेरा कोई टेस्ट लेता है इजी लेवल पीवाईक्यू पे, तो वो मेरा बन जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जेई में आपको टारगेट भी इजी लेवल पीवाईक्यू ही करना है। ठीक है, लगभग 12 का वेटेज जेई मेंस में 12 से 15 क्वेश्चन का रहता है। ठीक है, आपका 12 का वेटेज ज्यादा रहता है 11 से, लगभग 55% 60% 12 का सिलेबस होता है, 40% 11 का सिलेबस आता है ऑन एन एवरेज। तो लगभग आप मान के चल सकते हो कि 13 से 14 क्वेश्चन आपके 12th में से ही आएंगे, इन्हीं चैप्टर में से। एक क्वेश्चन आएगा रिलेशन का, टाइप्स ऑफ रिलेशन से। फंक्शन से 1 या 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2। आईटीएफ का एक हो सकता आए, हो सकता ना आए, अगर आया हो सकता है इजी हो सकता है बहुत टफ हो, कुछ बोला नहीं जा सकता है ना। और इजी हुआ तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन उसके लिए फंडामेंटल पता होना चाहिए, इसलिए चैप्टर छोड़ना नहीं, कोई भी चैप्टर कंप्लीटली मत छोड़ना। हो सकता है आपकी शिफ्ट में आईटीएफ का बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, एनसीईआरटी लेवल, फंडामेंटल लेवल, और आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी पता होगी और आपने थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन किया होगा, तो हो सकता है आप क्वेश्चन बना के आ जाओ।
फिर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, इससे भी 2 क्वेश्चन का वेटेज है। लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज। एओडी 2 क्वेश्चन का वेटेज। इनडेफिनेट 1 क्वेश्चन। डेफिनेट इंटीग्रेशन 2 क्वेश्चन वेटेज। एरिया अंडर कर्व से 1 क्वेश्चन आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन से एक भी आ सकते, 2 भी आ सकते। लास्ट ईयर बहुत सारी शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन आ गए थे। वेक्टर 3D से 2 क्वेश्चन मिनिमम पूछेंगे, 2 से 3 भी पूछ सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 क्वेश्चन तो वेक्टर 3D से आते ही है। लास्ट ईयर हाईएस्ट वेटेज में था वेक्टर 3D से भी 2-2 क्वेश्चन आ गए थे, वेक्टर से 1 आ गया, तो 3 क्वेश्चन आ गए थे। प्रोबेबिलिटी का भी 2 क्वेश्चन का वेटेज है, 1 से 2 क्वेश्चन। तो आप देखोगे तो कुल मिला के इसका लगभग 13 से 14 क्वेश्चन का वेटेज है। ये अगर आपने कर लिया अच्छे से, इन 13 से 14 क्वेश्चन में से आपको टारगेट करना है कि भाई कम से कम ये 14 में से मेरे 4 क्वेश्चन सही हो जाए। 5 क्वेश्चन भी सही कर लिए 91-92 परसेंटाइल आपके आ जाएंगे। 6 क्वेश्चन सही कर लोगे 93-94 परसेंटाइल आ जाएंगे। 50% भी सही कर लिया तो भी काम हो जाएगा। इसके लिए मैंने आपके लिए बहुत कंसाइज बनाया है। अच्छा, अभी करंट टॉपिक पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अभी करंटली क्या चलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है, फिर वेक्टर 3D चलेगा, फिर प्रोबेबिलिटी चलेगा। तो ये इसका होमवर्क तो आपको साइड बाय साइड करते रहना ही है ना। इसके अलावा आपको इनमें से क्वेश्चन डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। आप देखोगे मैंने ज्यादा क्वेश्चन दिए भी नहीं है, पर डे के हिसाब से 7 से 8 क्वेश्चन ही दिए। कितने क्वेश्चन दिए? 7 से 8 क्वेश्चन। मतलब अगर आप इतने भी कर लेते हो, मतलब इतना एटलीस्ट इतना कर सकते हो। ज्यादा करना है तो अलग से क्वेश्चन मांग लेना, लेकिन मिनिमम इतना टारगेट करना पड़ेगा ताकि आपका अगले 35 दिन में पूरा 12th अच्छे से रिवाइज हो जाए। आप देखोगे वर्कशीट नंबर 1 में टाइप्स ऑफ रिलेशन पे वर्कशीट बनाई है। इसमें आपको डे 1 में 7 क्वेश्चन करने, लगभग 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। डे 2 में 8 क्वेश्चन करने, उसमें भी 20 मिनट से आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। मतलब ये मिनिमम एक्चुअली इतना भी कर लिया तो आपके 70 to 80% चांसेस है कि आपका जो क्वेश्चन आएगा वो इस वर्कशीट से बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ के क्वेश्चन डालने, 15 क्वेश्चन डालने में तो मैं 30 क्वेश्चन की भी वर्कशीट बना सकता था, 40 क्वेश्चन की भी वर्कशीट बना सकता था, लेकिन अपने पास टाइम का कंस्ट्रेंट है। आपके पास स्कूल का भी काम रहेगा, करंट जो टॉपिक ऑन गोइंग है उसका भी आपको करना है, दूसरे सब्जेक्ट भी करना है, इसलिए जो लिमिटेड हो सकता था बेस्ट पॉसिबल वो मैंने बनाया। तो 15 क्वेश्चन की ये टाइप्स ऑफ रिलेशन की वर्कशीट है, 2 दिन का समय दिया है। इन 2 दिन के समय में आराम से ये चैप्टर आपका हो सकता है। आपको अगर मान लो चैप्टर भूल गए हो, दिक्कत आ रही हो, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सपोर्ट मटेरियल, मतलब आपको रिकॉर्डेड लेक्चर और वो क्लास नोट्स रख दिए। आप क्लास नोट्स रिवाइज कर सकते हो, देख सकते हो मैंने किस क्वेश्चन कैसे सॉल्व कराए थे, आपको अगर दिक्कत आ रही हो। अच्छा, एक चीज अब हम और करेंगे आगे से। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मंडे और ट्यूसडे को ये टाइप्स ऑफ रिलेशन की वर्कशीट कर ली, या फिर मंडे को आपने मान लो शुरू के 7 क्वेश्चन कर लिए, तो अपनी क्लास मंडे को होती है, तो मंडे की क्लास में आखिरी के 10 मिनट में वर्कशीट मतलब डे 1 वाली में से आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। समझ में आ रहा है? डे 1 में मैंने जो 7 क्वेश्चन का टारगेट दिया था उसमें से मान लो आपके 4 हो गए, 3 क्वेश्चन आपसे नहीं बने, तो आप क्लास के एंड में पूछ सकते हो। तो अपन क्लास में ही डाउट डिस्कशन कर लेंगे ताकि आपका ये टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा, है ना। आपको ट्राई करना है 1 बार 2 बार प्रॉपरली, है ना। और आपको चैट जीपीटी और इसका यूज कम से कम करना, नहीं करो तो ही अच्छा है। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो 2 बार 3 बार खुद से ही मेहनत करो, और नीट समझ में आया बिल्कुल भी 2 बार 3 बार करने के बाद भी नहीं आया है तो अगले दिन वेट करो, क्लास में पूछो। तो हर क्लास के आखिरी के 10 मिनट हम डाउट डिस्कशन के लिए ही रखेंगे, जिसमें मैं खासकर इनका डाउट डिस्कशन करूंगा, और करंट के टॉपिक का भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो आपको इस तरह से आगे चलना है। अभी मैंने एक वर्कशीट बना दी, मैं धीरे धीरे आगे की वर्कशीट और बनाऊंगा, और वर्कशीट बहुत सिलेक्टिव रहेगी जिसमें आपको कम काम से भी आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, मैथ्स में मैं अगर आप इतना कर लो कि मैथ्स में मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपके 6 से 7 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, तो एक आधा सब्जेक्ट मान लो फिजिक्स या केमिस्ट्री कोई बिगड़ भी गया तो मैथ्स आपका संभाल लेगा, क्योंकि ओवरऑल आपको तीनों परसेंटाइल का एवरेज काउंट होता है। कम से कम एक सब्जेक्ट में तो आप ढंग से कर लो प्रॉपरली। क्लियर है? डाउट्स आता है तो डाउट्स के लिए मैंने बोल ही दिया है, Yes, आप sir. डाउट डिस्कशन ग्रुप में पूछो या फिर क्लास के आखिरी के 10 मिनट में पूछ सकते हो, लेकिन थोड़ा मेहनत आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। अच्छा, इस बीच में स्कूल के प्रैक्टिकल भी आएंगे, हो सकता है प्री बोर्ड भी आए, स्कूल भी जाना पड़े, बहुत चीजें होगी, लेकिन आपको उन सबको मैनेज करते हुए अपने इस काम को करना ही है। हर क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा लेवल पे मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मान लो प्रैक्टिकल कोई आ रहे हैं उसमें रिटर्न वर्क है,
मतलब प्रैक्टिकल की फाइलें लिखना है, डायग्राम बनाना, तो अपने किसी जूनियर को, छोटे कोई भाई बहन हो, कोई रिलेटिव हो, कोई गली में हो, कोई छोटा मतलब आपके जूनियर में कोई बच्चा हो जो कर सकता हो, तो उससे हैंड रिटन वर्क करवा लो या प्रैक्टिकल की फाइलें बनवा लो, लेकिन खुद मत करने बैठना। मतलब ऐसी जगह समय मत इन्वेस्ट करना जिसका कोई आउटपुट ही नहीं है। हफ्ते में एक आध दिन स्कूल की छुट्टी मारनी पड़े तो मार के चीजें रिवाइज करना अच्छे से। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, हर वर्कशीट कंप्लीट करने के बाद आपको, जैसे मान लो ट्यूसडे तक आपकी टाइप्स ऑफ रिलेशन कंप्लीट हो गया, उसकी शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स में क्या लिख सकते हो, थोड़ी बहुत थ्योरी डाल सकते हो, एक आधा कोई 2-3 इलस्ट्रेशन आप डाल सकते हो जो आपको अच्छे लगे, है ना, ज्यादा थ्योरी तो इसमें होगी नहीं। फिर आपको मैंने अगले 3 दिन का टारगेट दिया फंक्शन के, अगले 3 दिन में फिर आपको फंक्शन निपटाना है। इसके लिए भी मैं एक वर्कशीट यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। 25 क्वेश्चन की वर्कशीट होगी, पर डे का 8 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा। तो अगले 3 दिन में आप फिर फंक्शन करोगे, फिर 2 दिन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर 3 दिन में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। और यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी लिख रखे हैं। पूरा चैप्टर करने की जरूरत नहीं, अगर आपसे पूरा चैप्टर नहीं हो रहा तो जो टॉपिक मैंने यहाँ लिखे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एटलीस्ट इतना इतना भी कर लोगे तो भी हो जाएगा। यस सारी सर। बात समझ में सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब अभी मैं बनाऊंगा डेली बेसिस पे। अभी मैंने एक बना दिया इसलिए एक अपलोड कर दिया। आगे आगे की भी जैसे जैसे बनती जाएगी इसी शीट पे मैं अपडेट करता जाऊँ। आपको बस टारगेट क्या करना है, जो भी डेट दिए, जो भी शेड्यूल बनाया उसी दिन कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा, एक और मैं आपको सजेशन देता हूँ इसमें। जैसे जब ये अगर ये बन जाएगा पूरा, तो आप क्या करना, इसकी प्रिंट आउट निकाल लेना, ये वर्कशीट की, है ना, वर्कशीट की प्रिंट आउट निकाल लेना। तो उससे फायदा क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल, एक सेकंड में इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ज्यादा पेज नहीं, मैक्सिमम 2 पेज की वर्कशीट होगी, तो आपके पास ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा। आप अगर इसका प्रिंट आउट निकाल लोगे तो आप है ना स्कूल भी ले जा सकते हो। चुपचाप स्कूल में कॉपी के नीचे रखा, मान लो कोई पीरियड खाली है, कोई लेक्चर ऐसा जिसमें कुछ मतलब काम का नहीं चल रहा, ऑलरेडी आपको आता है, ऑलरेडी आपने कर रखा और ऐसा लग रहा है कि ठीक है मैंने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, आप चुपचाप धीरे धीरे अपना ये क्वेश्चन पीछे बैठ के सॉल्व करते रहो। रिसेस के टाइम जल्दी खाना खा के फिर सॉल्व करो, कोई लेक्चर खाली है तब कर लो, गेम्स पीरियड में कर लो, है ना। थोड़ा इस तरह से आपको चीजें करनी पड़ेगी, तब जाके सिलेक्शन होगा और अच्छा कॉलेज मिलेगा। अब देखो यहाँ पे, इसमें मैंने 2025 के, 2024 के, 2022 के जो बेस्ट पीवाईक्यू हो सकते थे वो मैंने सारी वेराइटी कवर्ड है। कोशिश यही करी है कि जितनी भी वेराइटी हो सकती है वो सारी कवर हो जाए एक एक क्वेश्चन में। यहाँ पे 15 क्वेश्चन की ये वर्कशीट है, इस पूरे 15 क्वेश्चन में आपका रिलेशन पूरा कवर्ड हो गया। इसके अलावा आपको करने की कोई जरूरत नहीं, इतना कर लो बहुत है। हाँ, कोई बच्चा ऐसा हो जिसके पास एक्स्ट्रा टाइम हो, जो मान लो स्कूल वगैरह नहीं जा रहा और उसको लग रहा है कि सर मैंने 15 क्वेश्चन तो कर लिए, थोड़ा मुझे और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, तो आप चाहो तो डीपीपी सॉल्व कर सकते हो, पुराने टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हो, या फिर आपकी रिसोर्स शीट में 2019 से लेके 20 तक क्या मतलब 2023 के पुराने पीवाईक्यू भी अपलोडेड है, वहां से आप पीवाईक्यू ट्राई कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मुझे ये नहीं करना है, आप मुझे मैसेज ड्रॉप करना, मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर है? अगर आपको लग रहा है कि 15 क्वेश्चन आपके होंगे, समय बच रहा है आपके पास और आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ रही है कि सर मुझे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, देखो ये मैंने ओवरऑल सबके हिसाब से बनाया है कि भाई मिनिमम इतना तो करना पड़ेगा आपको, जिसके पास कम समय हो, जिसके पास टाइम एक्स्ट्रा हो, जिसको लग रहा है कि नहीं मुझे इस चैप्टर में और रिवीजन करने की जरूरत है, और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूँ। क्लियर हो गया सबको? यस सर। 35 डेज का प्लान बनाया हुआ है, मंडे से स्टार्ट कर देना। अभी कल तो आपका टेस्ट है इसलिए मैंने अभी बनाया नहीं, संडे को भी ब्रेक रख दिया। मंडे से आपको प्रॉपरली स्टार्ट करना है और आपको अपनी ईमानदारी से करते जाना है, और मुझे हो सके तो मुझे व्हाट्सएप पे भेजते रहना कि सर मैंने आज का टारगेट कंप्लीट कर लिया। मंडे का क्वेश्चन मंडे को ही कंप्लीट होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। फिर ट्यूसडे वाला टारगेट ट्यूसडे को। क्लियर हो गई बात? यस सर। मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैम को भी बोला है, अगर वो भी ऐसा कोई प्लान बना देंगे तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज आप खुद से ही अपना प्लान बना लो कि 35 दिन में मुझे कैसे भी करके फिजिक्स और केमिस्ट्री भी 12 पोर्शन अच्छे से फिनिश करना है, ताकि नवंबर एंड तक पूरा 12 कवर हो जाए। हाँ, जहां तक बात रही 11th की, 11th पूरा दिसंबर हम आपको 11th का अच्छे से रिवीजन करवाएंगे। 11th में जो सिलेक्टेड हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर द सिलेबस हैं उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, उसका क्रैश कोर्स चलेगा दिसंबर महीने में, तब आप कर लेना 11th हमारे साथ। लेकिन अभी आपका टारगेट क्या होना चाहिए, कैसे भी करके मेरा 12th स्ट्रांग हो जाना चाहिए, ये मन में होना चाहिए आपके। और मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि सारे इजी लेवल पीवाईक्यू तो होने ही चाहिए, हार्ड लेवल के चक्कर में मत रहना। सबसे पहले टारगेट करो कि सारे इजी लेवल हो जाए,
फिर समय बच जाए तो फिर मीडियम लेवल के पीवाईक्यू आप ट्राई कर लें, लेकिन इजी लेवल पीवाईक्यू सब हर वेराइटी का एक एक क्वेश्चन इतना कवर हो जाएगा तो भी बहुत है। और पीवाईक्यू वर्कशीट बनाते टाइम मैंने यही ध्यान दिया कि इजी मीडियम जो हाईली इंपॉर्टेंट है और हर जो वेराइटी आई है हर वेराइटी का एक एक क्वेश्चन कवर हो जाए, इस ऐसा मैंने अब जब देखोगे भी टाइप्स ऑफ रिलेशन की वर्कशीट उसमें लगभग सारी वेराइटी कवर हो गई है। इसके अलावा ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा आती है, कुछ पीवाईक्यू और होंगे इसके अलावा भी, लेकिन वो बहुत ज्यादा हार्ड लेवल है, बहुत ज्यादा लेंदी है, उसमें समय बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? तो आपको भटकने की जरूरत नहीं, इधर उधर कोई भी रैंडमली बुक मत उठाना, कोई भी यूट्यूब चैनल मत देखना। बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे पीवाईक्यू वाला कोई वीडियो वन शॉट चालू कर लेते हैं, उसमें आपको अच्छा तो लगेगा लेकिन उसमें आपका फायदा नहीं होगा क्योंकि आप खुद से सॉल्व नहीं कर रहे हो। खुद को एफर्ट लगाना पड़ेगा, भले ही होनी हो, एक बार दो बार तीन बार खुद एफर्ट लगाओगे, नहीं समझ में आएगा तो नोट्स पढ़ के वापस ट्राई करोगे, फिर दूसरी बार ट्राई करोगे, फिर तीसरी बार ट्राई करो, फिर क्लास में पूछोगे, तब जाके वो कॉन्सेप्ट आपके अंदर बिल्ड हो जाएगा। वीडियो देखने से नहीं होगा। मैंने लास्ट ईयर बहुत बच्चों को देखा जिन्होंने सिर्फ यूट्यूब के वीडियो देख देख के टाइम निकाल दिया, उनको लग रहा था उनको सब समझ में आ रहा, पर एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन क्रैक नहीं कर पाए। क्वेश्चन तभी क्रैक होगा जब आप खुद मेहनत करोगे, इवन दो नया क्वेश्चन भी आया, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना और मंडे ऑनवर्ड से संडे ऑनवर्ड से अपनी मेहनत स्टार्ट कर दें, और जैसे जैसे एक एक टॉपिक कंप्लीट होता है शॉर्ट नोट्स बनाते रहना। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो डिफरेंशियल इक्वेशन में अभी आगे मैंने वेरिएबल सेपरेबल को थोड़ा स्टार्ट किया है। आप एनसीईआरटी sir. लेवल कवर कर लेना आज के लेक्चर के। क्लियर है? और अगली क्लास में मंडे को इसको हम और आगे ले जाएंगे, जेई लेवल के थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। आपका टारगेट यही है अभी के लिए कि एनसीईआरटी आप कवर कर सकते हो, मॉड्यूल साइड बाय साइड। वेरिएबल सेपरेबल स्टार्ट कर देना, करना है ना। वेरिएबल सेपरेबल से रिलेटेड जो जो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में है वो करना है, और जो जो भी क्वेश्चन मॉड्यूल में वो करना है, क्योंकि आपके पास संडे का भी टाइम है तो आप अच्छे से कर सकते हो। मंडे में हम थोड़ी बहुत और वेराइटी देखेंगे आगे की। क्लियर है? तब तक आप एनसीईआरटी और मॉड्यूल का पार्ट निपटा लेना वेरिएबल सेपरेबल का। उसमें सब में इंटीग्रेशन ही यूज होता है, Yes, तो sir. इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके कर लेना सॉल्व। ओके, अगली क्लास में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट और मेहनत करना सब लोग। ठीक है, थैंक यू। Thank you, sir. Bye. Thank. Bye. बाय एवरीवन। Thank you.